नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आने वाली हैं, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट करा रहा हूं। तो जिसमें आपको ज्योग्राफी की बेसिक समझ होता क्या है कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो क्वेश्चन को बेसिक समझ ना होने की वजह से तो क्वेश्चन को हम पूरी तरह से छोड़ के आ जाते हैं या उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की उस फैक्ट बेसिस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पढ़ने के बाद में वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको बेसिक समझ नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का बेसिक समझ क्रिएट करते हुए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, आपको कैसे टैकल करना है, आपको फैक्ट बेसिस को किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है, तो उस तरीके से आप लोगों को ना तो ज़्यादा डीप में लेके चलूँगा ना ही ज़्यादा शॉर्ट में लेके चलूँगा। तो दोनों ही पोर्शन को एक अप्रोच बनाते हुए ज्योग्राफी पोर्शन कंप्लीट करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी को हम पढ़ते किस तरह से, हम ज्योग्राफी को इंटरप्रेट करते हुए आपका हिस्ट्रिकल पॉलिटिकल सभी तरीके के पहलुओं को कंबाइन करके हम अप्रोच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी हम पढ़ते क्यों हैं, ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं। ज्योग्राफी पढ़ते हैं कि हमारा ह्यूमन एंड अर्थ के बीच में कोऑर्डिनेशन किस कौन कौन सा प्लेस आपका हैबिटेंट है, मतलब रहने योग्य है, या पृथ्वी के अंदर कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं। तो उन सभी संसाधनों का या स्टडी करने के लिए हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहला ये ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका फर्स्ट टाइम जो इस ज्योग्राफी जो वर्ड का यूज किया था वो एक भूगोल वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरिस्टोथेनीस। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिखते रहूंगा मैं, हिंदी में अरिस्टोथेनीस। इन्होंने ज्योग्राफी वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो इसी तरह से आपका अलग अलग इस तरह से जो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है हिकेटियस। भूगोल वैज्ञानिक हिकेटियस को ज्योग्राफी के पिता कहा जाता है। तो इसी अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि ज्योग्राफी में सबसे पहले पॉइंट कहाँ से कौन सी चीज को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में सबसे पहला कुछ ब्रह्मांड से स्टडी करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड से लेके चलते हैं। तो ब्रह्मांड से लेके चलेंगे तो ब्रह्मांड में कुछ चीजें विजुअल चीजें होंगी, कुछ विजुअल चीजें होंगी, यानी कि कुछ विजुअल और कुछ अनविजिबल। एग्जाम्पल, विजुअल चीजें जैसे कि आपको कुछ मैटर हो सकते हैं, कोई भी पदार्थ हो सकते हैं मैटर, और आपका अनविजिबल हो जाएगा आपका एनर्जी, लाइक ऊर्जा। तो इन दोनों कुछ पदार्थ व ऊर्जा की कोऑर्डिनेशन से जो हमारे ब्रह्मांड में अस्तित्व में एग्जिस्ट करता हो, अस्तित्व में उपस्थित हो, उनके लिए हम उनके बारे में स्टडी करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में सारी की सारी चीजें कुछ पदार्थ व कुछ ऊर्जा से मिलकर बनी हैं। तो उन दोनों की कोऑर्डिनेशन से बनने वाली पदार्थ को हम स्टडी करेंगे, ऊर्जा और पदार्थ को स्टडी करेंगे। तो
ये तो था आप लोगों को बेसिक चीजें, तो ये सब चीजें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ज्योग्राफी कहाँ से इनिशिएट होता है। सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ कि हमारे ब्रह्मांड में एक अपार ऊर्जा का एक तत्व हुआ करता था जिसे बोलते हैं हम सिंगुलैरिटी। क्या बोलेंगे? सिंगुलैरिटी। अब सिंगुलैरिटी के वर्ड में ही सिंगुलैरिटी क्या होता था कि इसके पास में अपार शक्ति यानी कि अपार ऊर्जा होती थी, अपार गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होती थी, जिसने हुआ क्या कि जिसने सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स थे हमारे उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इस सिंगुलैरिटी ने सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से आपका इस पदार्थ की डेंसिटी बढ़ती है, आपका घनत्व बढ़ता है। आपका घनत्व जब बढ़ता है तो ये आपका डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब इसका डेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी तो इनके बीच में कुछ ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। एनर्जी कैंट बी क्रिएट, कैंट बी डिस्क्रिएट, बट इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अब यहाँ से अपार ऊर्जा एक साथ इकट्ठी हो जाती है। तो ऊर्जा इकट्ठी होने के बाद में इस प्लैनेट्स, इसको हम इस पॉइंट को बोलेंगे प्लैनेट ही बोल सकते हैं। इसमें होता है एक महाविस्फोट। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होता है तो ये जो सिंगुलैरिटी है ये इस तरह से विस्फोट होता है कि ये फैल जाता है इस तरह से विभिन्न इनको क्या बोलते हैं हम? गैलेक्सी। हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा। ये बहुत सारी गैलेक्सियों में बिखर जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग गैलेक्सियों में बिखर जाने की वजह से ब्रह्मांड का विस्तार आज भी कहा जाता है कि पी एडविन हबल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डॉपलर इफेक्ट की मदद से एक इस चीज को सिद्ध करके बताया कि हमारा ब्रह्मांड आज भी किस तरह से विस्तृत हो रहा है। ये आगे हम स्टडी करेंगे। तो जिस तरह से बहुत सारी गैलेक्सियों में बिखर के जाता है, ब्रह्मांड का विस्तार होता है, तो ब्रह्मांड का विस्तार होने की वजह से हम पढ़ते हैं फिर यहाँ पर गैलेक्सी। एक गैलेक्सी यानी कि हमारी गैलेक्सी का आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। इंग्लिश में बोलते हैं इसे मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। तो आकाशगंगा सबसे पहले ब्रह्मांड विस्तृत होकर उसमें ब्रह्मांड विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद में बहुत सारी गैलेक्सी, लाखों गैलेक्सियों कहा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सी पाई जाती हैं। गैलेक्सी में जब गैलेक्सी से बनता है आपका कोई सौरमंडल। सौरमंडल बनता है तो उसमें क्या है, कुछ प्लैनेट्स यानी कुछ उसके ग्रह किसी तारे के परिधि
घूम रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हैं कि कुछ जब गैलेक्सियों का निर्माण हुआ, गैलेक्सियों का निर्माण होने से पहले और गैलेक्सियों से होता है निर्माण, यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको कि हमारे ब्रह्मांड, सबसे पहला ब्रह्मांड यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाद में गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद में आपका सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में बहुत सारे तारे स्टार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट होगा आपका यूनिवर्स, दूसरा आपका होगा गैलेक्सी, गैलेक्सी से बनते हैं आपके सोलर सिस्टम, देन आपका ये है आपका सन। मान लीजिए हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है ये सन, हिंदी में बोलते हैं इनको ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौर मंडल। तो इस तरह से जब ब्रह्मांड बिखर जाता है लाखों गैलेक्सियों में, तो गैलेक्सियों में बिखर जाता है तो उससे क्या बनता है सोलर सिस्टम। हम स्टडी करते हैं सबसे पहले गैलेक्सियों की। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मलाग्नी। मलाग्नी हमारी गैलेक्सी का नाम है। तो इसका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी गैलेक्सी का आकार, हमारी गैलेक्सी का आकार है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार आकार है। विभिन्न प्रकार की आकार की गैलेक्सियां ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। कुछ अंडाकार आकार की होती हैं, कुछ अनाकृति आकार की होती हैं, कुछ सर्पिलाकार आकार की होती हैं। तो हमारी जो गैलेक्सी का आकार है वो है आपका सर्पिलाकार। तो आकार के बारे में पूछता है आपसे, तो आकार आप किस बताएंगे? सर्पिलाकार। पॉइंट सबसे पहले हम पढ़ते हैं मंदाग्नि। मिल्की वे। और मिल्की वे पढ़ेंगे। सबसे पहले हुआ क्या था कि हमारे जो ब्रह्मांड में सबसे जब अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व वो कौन सा था? वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 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 से मिलकर बन जाता है, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं एक हीलियम का निर्माण कर देते हैं। अब हीलियम के मॉलिक्यूल्स मिलकर एक कार्बन का निर्माण कर देते हैं। कार्बन का निर्माण होने के बाद में किसी भी प्लैनेट्स पर विभिन्न प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसके साथ साथ उनकी कोऑर्डिनेशन, गैसों के कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, उस पर किसी प्लैनेट पर जीवन का निवास होता है। तो जीवन सबसे पहले जैसे हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी गैसों के मिश्रण के कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। तो इसी तरह से हम एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बेसिक हमारा कहाँ से इनिशिएट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है आपका गैलेक्सी से स्टार्ट करते हैं। तो गैलेक्सी हमारी जो गैलेक्सी है वो इस तरह से, ये ब्रह्मांड में जो घूमती है वो घूमती है आपका एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट करती है। अब ये जो होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? गैलेक्सी की इन्हें बोलते हैं आर्म्स, यानी कि भुजा। गैलेक्सी की भुजा। और
इसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी के कोर को क्या बोलते हैं हम, वर्ल्ड्स, जिसे कहा जाता है ब्लैक होल। क्या कहा जाता है, ब्लैक होल। जहां पर कहा जाता है कि जहां से प्रकाश भी वापस नहीं आता। तो ब्लैक होल एक हमारे गैलेक्सी के कोर में पाए जाने वाला एक ऐसा प्लेस है जहाँ से कहा जाता है कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। तो सबसे पहले जब इनिशिएट कहाँ से होता है कि किसी गैलेक्सी का जो ब्रह्मांड आपका टूटने के बाद में होता यह है कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं तो 1, 2 और ये आपका फर्स्ट आर्म्स होता है, सेकंड और ये थर्ड आर्म्स, तब ये घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पर होता है किसी स्टार का निर्माण, किसी तारे का निर्माण कहाँ से आरंभ होता है, किसी भी गैलेक्सी के। हमारी गैलेक्सी, हम अपनी गैलेक्सी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मनाकनी मिल्की वे को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला किसी तारे का जब जन्म होगा वो कहाँ पर होगा, थर्ड आर्म्स पर। तो जो तारों का सबसे ज्यादा संकेंद्रण एक पॉइंट और होता है, जो सबसे ज्यादा घने जो तारे पाए जाते हैं वो तारे कहाँ पर पाए जाते हैं, वो केंद्र पर पाए जाएंगे, यानी कि वंश पर पाए जाएंगे, यानी कंसंट्रेशन, यहाँ तारों का कंसंट्रेशन इसे हिंदी में बोलते हैं संकेंद्रण। यानी घना। तो संकेंद्र कहाँ ज्यादा पाया जाएगा, यहाँ ज्यादा पाया जाएगा। तारों का संकेंद्र सबसे ज्यादा यहाँ, और तारों का संकेंद्र कम कंसंट्रेशन कहाँ पाया जाएगा, कंसंट्रेशन कम कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा कोर के आर्म्स पे, यानी कि भुजा पर पाया जाएगा। तो जैसे जैसे ये जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं तो इनके बीच में जब हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन रिएक्शन हीलियम का निर्माण करते हैं, हीलियम के निर्माण करने के बाद में कार्बन का निर्माण करते हैं। तो इसी तरह से ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। तो जैसे ही किसी भी तारे का निर्माण होता है, जब तारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो यहाँ से जाने के बाद में उसका जो कोर का जैसे जैसे आपको उसका टेम्परेचर, कोर पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो कोर पर सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है, तो उस कोर जहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो एक बात आपको एक जनरली क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा हीट ऊर्जा, यानी सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है उसका रंग कैसा होता है। तो एक सीक्वेंस ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा जो हायर ऊर्जा होगी तो उसका जो कलर होगा वो होगा ब्लू। देन उसके बाद में होता है येलो, देन उसके बाद में आपका व्हाइट, देन उसके बाद में रेड। तो किसी भी जो तारा या कोई भी आपका वस्तु है जो सबसे ज्यादा हीट ऊर्जा जिसमें होती है उसका रंग कलर होता है ब्लू, देन उसके बाद में उसका कलर होता है येलो, देन व्हाइट, देन रेड। तो सबसे पहले जब किसी भी पहले स्टार का, यहाँ पर हम तारों का जन्म पढ़ रहे हैं, तो स्टार का जो कलर होगा यहाँ पर कैसा कलर होगा आपका, येलो कलर हो जाने के बाद में यहाँ से कलर होगा आपका ब्लू। धीरे धीरे जैसे ही ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद में यहाँ पर उसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर येलो हो जाएगा। येलो होने के बाद में जब वो आपका स्टार इस सिचुएशन में धीरे धीरे इस सिचुएशन में पहुंचता है, पहुंचने के बाद यहाँ पहुंचता है, क्योंकि ये गैलेक्सी हमारी किस तरह से रोटेट कर रही है, गैलेक्सी हमारी रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, बट जो स्टार का रोटेशन होता है वो होता है आपका क्लॉकवाइज। मान लीजिए कोई भी चीज वस्तु है आपकी, जब कोई वस्तु आपका एक इस दिशा में घूम रही हो तो दूसरी वस्तु आपकी अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही होती है, तो वो वस्तु उसके अंदर धीरे अंदर उसके जाना प्रारंभ कर दी। तो इसी तरह से जैसे हम आपका तारे का टेम्परेचर कम होता चला जाता है, तो टेम्परेचर कम होने के साथ साथ में वो आपकी गैलेक्सी के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। तो विभिन्न प्रकार की स्टेजेस हैं, हम उन स्टेजेस को एक एक करके पढ़ेंगे। तो जैसे ही आपका यहाँ पर पहुंच जाता है, तो उसमें होता है
उसके यहाँ जब आपका मैक्स अधिकतम मात्रा में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्टेड हो जाता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद में उसकी कोर का टेम्परेचर अधिक मात्रा में ज्यादा हो जाता है, और इनके अपर सरफेस का किसी तारे के अपर सरफेस का टेम्परेचर होता है कम मात्रा में। तो यहाँ फिर उसके बाद में होता है एक यहाँ पर होता है एक विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है। तो यहाँ जब उसको विस्फोट होने के बाद में इन एक्स्ट्रा मटेरियल्स को विस्फोट होने के बाद में वो विस्तृत हो जाते हैं। विस्तृत होने के बाद में जो नया कण जो बनता है, नया जो तारा बनता है, वो तारा फिर से उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो नए तारे का जिस तरह से चेंजेस होने के स्टेजेस आगे बढ़ते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो तारे का प्रभाव होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे जो सौर मंडल का तारा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारे सौर मंडल है वो हमारी गैलेक्सी के कौन से आर्म्स पर स्थित है। तो आप कौन से आर्म्स पर स्थित है, वो है आपके सेकंड आर्म से, यानी कि दूसरी भुजा पर स्थित है। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूसरा हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही किसी भी तारे की डेंसिटी यानी घनत्व जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ने के साथ साथ में उसका कोर का इतना अधिक मात्रा में टेम्परेचर होने की वजह से उसमें होता है एक विस्फोट होने के साथ साथ में उस तारे का रूप चेंज हो जाता है। तो आगे धीरे जाने के बाद में उस तारे की ऊर्जा कम होती चली जाती है। कम होने के साथ साथ में ऊर्जा कम होने के बाद में वो पहुंच जाता है आपको किस में मिल जाता है, आपका ब्लैक होल में जाके उस तारे की सारी ऊर्जा। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा सूरज भी अपनी सूरज की ऊर्जा सब खत्म हो जाएगी। तो ऊर्जा खत्म होने के बाद में सूरज भी ब्लैक होल में मिल जाएगा। तो इन विभिन्न प्रकार की स्टेजेस से गुजरने के बाद में तारा किस उस फॉर्म में आता है। तो क्या ये कंडीशंस कहाँ से क्रिएट होती हैं। तो यहाँ जब हमारा सन सोलर सिस्टम की दूसरी स्टेजेस में होता है, तो कौन सी स्टेजेस होती हैं। हम जब तारे का जन्म होता है उन स्टेजेस को पढ़ते हैं। स्टेज फर्स्ट, पहली स्टेज में जब आपका यहाँ पर हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं। उस क्रिया को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। किसी भी तारे में जब नाभिकीय संलयन प्रोसेस प्रारंभ हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, हीलियम में। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, हीलियम में कन्वर्ट होगा। तो पहली जो स्टेट होगी उसको बोलते हैं हम प्रोटो स्टार। जब आपका प्रारंभिक अवस्था में तारा होगा उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटो स्टार। एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैं आपको ना इन चीजों को ज्यादा डीप में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करने, क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, उन फैक्टर्स को कंसीडर करके, उन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके यहाँ मैं आप लोगों को उन सभी पॉइंट को डिक्टेट करता जा रहा हूँ, जिससे कि आपका एक ज्योग्राफी की बेसिक समझ भी आपको विकसित होती चली जाए, और देन आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएं। ये नहीं कि आप फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पर ही ज्यादा ध्यान दें, कि आपको फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमें सारी की सारी जो बेसिक चीजें हैं, जो आपकी मूलभूत अवसंरचना है, उन सब चीजों को भी समझना होगा। क्योंकि किसी भी परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमें एक बेसिक अप्रोच का होना काफी इम्पोर्टेंट है, जिससे क्या होता है कि हम उस क्वेश्चन को इजीली टैकल ना, क्वेश्चन की हमें पता ना होने के बावजूद भी अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा मतलब यही है कि मैं एक पॉइंट्स को आपको इस तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप उस अप्रोच के बेसिस पर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज आपकी कौन सी है, आपकी फर्स्ट स्टेज आपकी प्रोटो स्टार।
यहाँ पर कौन सा तारा बनेगा आपका? प्रोटो स्टार, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आदि तारा। इसको एक और वर्ड में कह सकते हैं एम्बायरो स्टार। एम्बायरो स्टार इसे बोलते हैं हम आदि तारा। आदि तारा क्या होता है कि यहाँ पर ये पहली स्टेज होती है जब हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। तो दूसरी स्टेज होती है आपकी स्टेज सेकंड जो होगी आपकी। इस स्टेज में जाने के बाद में उसको बोलते हैं, दूसरी स्टेज के तारे को क्या बोलते हैं? रेड जायंट स्टार। हिंदी में बोलते हैं इसे लाल दानव तारा। हिंदी बोलते हैं इसे लाल दानव तारा। तो दूसरी स्टेज जो लाल दानव तारा, इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जाने के बाद में जब आपका घनत्व जब ज्यादा हो जाता है, तो घनत्व ज्यादा होने के बाद में उसकी जो कोर विस्फोट हो जाने के बाद में एक्स्ट्रा जो पदार्थ होते हैं उनको विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित करने के बाद में एक नए तारे की स्टेज बन जाती है। तो उस दूसरी तारे की स्टेज को क्या कहते हैं हम? लाल दानव तारा। तो यहाँ अब इसके बाद में ये जो प्रोसेस आने के बाद में एक और तीसरी स्टेज में जब तारा पहुंचता है, तीसरी स्टेज थर्ड, तारे की जब तीसरी स्टेज होती है उसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन स्टार, यानी कि न्यूट्रॉन तारा। हिंदी में इसे न्यूट्रॉन। अब यहां आने के बाद में इस स्टेज पर पहुंचने के बाद में जो हमारा तारा है सूरज, वो है उसको न्यूट्रॉन तारा ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यहाँ तक पहुंचने के बाद में जो हमारा सबसे छोटा कण माना जाता है एटम, इसे बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं परमाणु। परमाणुओं से मिलकर आप अणु बनते हैं, अणुओं से मिलकर आपका पदार्थ बनते हैं, पदार्थ से मिलकर यौगिक बनते हैं। तो इस तरह से हमारी जिस तरह से एक स्टेज तो यहाँ से न्यूट्रॉन स्टेज को क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पर कोई भी जो सबसे छोटा कण जो हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है, सबसे छोटा कण कौन सा पाया जाता है? आपका एटम, यानी अणु। हिंदी में बोलते हैं एटम पाया जाता है, जिसमें आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घूम रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में तो रह नहीं सकते, तो फ्री अवस्था में रह सकते। तो यहाँ जो मानी गई है सबसे छोटी इकाई हमारे पृथ्वी पर अभी तक जो सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी गई है? वो मानी गई है आपका एटम। इससे बोलते हैं परमाणु। ठीक। अब जब यहाँ से परमाणु होते हैं तो धीरे परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, अणुओं से मिलकर आपका पदार्थ बनते हैं, पदार्थ से मिलकर यौगिक बनते हैं। तो इसी तरह से ये प्रोसेस आगे हमारे पदार्थ बन जाएंगे। तो ये आप आगे डिस्कस करेंगे। तो हम पहुंचते हैं यहाँ पर अपनी थर्ड स्टेज पर। यहाँ जब हम अपनी थर्ड स्टेज पर पहुंचते हैं, तो थर्ड स्टेज पर पहुंचने के बाद में तब जब हमारा मैक्सिमम मात्रा में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद में एक इसकी कोर में एक महाविस्फोट होता है। अब महाविस्फोट जो होता है, महाविस्फोट जब होगा, उस महाविस्फोट को हम क्या नाम देते हैं? उस महाविस्फोट को नाम देते हैं हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, इसके बारे में बता देता हूं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन है, ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे
चंद्रशेखर हमारे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस चीज को दिया था एक्सप्लोजन, इस चीज को बताया था आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में, हमारे भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने। अब चंद्रशेखर ने बताया, क्या बताया कि तारे की जो स्टेजेस है, तारे का जो आपका किसी भी तारे का यहाँ जब पहुंच जाएगा, अगर वो सूर्य के द्रव्यमान से, यदि सूर्य के द्रव्यमान से, अब हम तारे को कैसे पता करेंगे कि कौन सा तारा किस स्टेज का है, किस स्टेज पर पहुंच चुका है, तो उस स्टेजेस का, तारे का स्टेजेस पता करने के लिए हमें एक लिमिट डिसाइड की। लिमिट क्या थी उसकी, कि सूरज के द्रव्यमान से 1.44 यानी कि 1.44 गुना, यदि तारा, जिसको बोलते हैं हम चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा, कई बार पूछा भी गया है, चंद्रशेखर 1.44 गुना यदि तारा, कोई भी स्टार का साइज बड़ा है, तो बड़ा होने के साथ में वो क्या हो, वो कौन सा होगा, रेड जायंट तारा है आपका प्रोटोस्टार की स्टेज। अगर इससे छोटा है 1.44 गुना, इस लिमिट से, चंद्रशेखर लिमिट से अगर छोटा है स्टार का साइज, तो वो आपका किस स्टेज में होगा, आपका सूरज के बाद में सोलर सिस्टम की नेक्स्ट स्टेज में तारा होगा। तो इस स्टेज का पता लगाने के लिए सुपरनोवा एक्सप्लोजन दिया था, ये किसने दिया था, चंद्रशेखर। इसको चंद्रशेखर, इन्होंने एक लिमिट डिसाइड की जिसे बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। अब यहाँ जाने के बाद में, अब हम स्टेजेस पढ़ रहे थे, तो ये जो न्यूट्रॉन तारा की स्टेज थी, ये हमारी जो सूर्य की स्टेज है, सूरज हमारा किस स्थिति पर है, न्यूट्रॉन स्टेज पर, न्यूट्रॉन तारा। अब आगे बढ़ने के बाद में स्टेज 4, स्टेज 4 में जब हमारा ये तारा पहुंचता है, जब चौथी स्टेज में पहुंचेगा, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ, इसे बोलते हैं सफेद, हिंदी में बोलते हैं सफेद वामन। अब यहाँ जाने के बाद में सूरज का जो हमारा सूर्य है, सूरज जैसे जैसे उसकी ऊर्जा खत्म होती चली जाएगी, तो फोर्थ स्टेज में पहुंचेगा। फोर्थ स्टेज में पहुंचने के बाद में उसकी ऊर्जा कम होने के बाद में उसका कलर हो जाएगा आपका वाइट कलर हो जाएगा। तो वाइट कलर होने की वजह से उसको कहा जाता है आपका सफेद वामन। अब नेक्स्ट स्टेज में जब तारे की, इसे कहा जाता है कि तारे की अंतिम स्टेज कहा जाता है। अब तारा अंतिम स्टेज में तारा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ हिंदी में बोलेंगे इसे काला वामन, हिंदी में बोलेंगे इसे काला वामन। मतलब ये कि जब तारा अपनी अंतिम स्थिति पर होगा, तो किस कलर में होगा वो जानने के बाद में उसको बन जाएगा, यहाँ जाने के बाद में वो अपनी लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद में वो तारे का रंग भी काला हो जाएगा और पूरी तरह से इस ब्लैक होल में पूरी तरह से मिल जाएगा। मिलने के इस तरह से हमारी क्या होगा, उस तारे का धीरे धीरे तारे की यहाँ से क्या हुआ, हमारे तीसरी आर्म से, तीसरी भुजा से तारे का निर्माण होता है। तारे का निर्माण होने के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें आपका हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है, और परिवर्तित होने के बाद में उसमें एक महाविश्व सुपरनोवा विस्फोट होता है। विस्फोट होने के साथ साथ में उसका नए तारे का निर्माण होता है। अब नए तारे का निर्माण होने के बाद साथ में इस तरह से अलग अलग, जिस तरह से वो विभिन्न पदार्थों में बिखर जाता है, तो उनको क्या बोल देते हैं हम, प्लैनेट्स, यानी कि ग्रह, जो किसी भी सूर्य या फिर किसी भी तारे के परितः अपनी कक्षा बना लेते हैं और उसी कक्षा में रोटेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम नाम दे देते हैं क्या, सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल। हमारे सौर मंडल में 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। हम उन प्लैनेट्स के आगे एक प्लैनेट्स की स्टडी करेंगे आगे। तो यहाँ तक ये बात आपकी क्लियर होती है। तो यहाँ जाने के बाद में कोई भी तारा यहाँ जाने के बाद में, ब्लैक होल में जाने के बाद में अपनी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।
तो ये तो थी आपकी हमारे आकाश गंगा की स्टेजेस। अब यहाँ पर से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं आपके कि हमारी आकाश गंगा के सबसे पास में दूसरी आकाश गंगा कौन सी है? दूसरी आकाश गंगा कौन सी है उसको कहा जाता है, दूसरी आकाश गंगा कौन सी है उसे कहा जाता है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा कहा जाता है। तो एंड्रोमेडा आपकी 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है ये दूसरी आकाश गंगा। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है कि सूरज या किसी तारे द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, वो एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष ये कितनी दूर है हमारे आकाश गंगा से? 22 लाख प्रकाश वर्ष दूसरी आकाश गंगा पाई जाती है, इसका नाम है आपका एंड्रोमेडा। तो ये था आपका यहाँ से। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे यहाँ से दूसरी सोलर सिस्टम में कि हमारे जहाँ पर सितारों का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, जहाँ पर सभी चमकते हुए तारे, जहाँ पर ज्यादा मात्रा में चमकते हुए तारे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा में सबसे चमकते हुए तारों को समूह को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम नेबुला। क्या बोलेंगे? नेबुला। क्लियर माय पॉइंट? तो नेबुला बोलेंगे। अब इसी तरह से हमारे सौर मंडल में, इसी तरह से हमारी गैलेक्सी में, सौर मंडल में सूर्य के सबसे पास में जो तारा पाया जाता है उसका भी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और दूसरा कौन सा है? दूसरा पास में पाया जाने वाला इस तारा कौन सा है आपका? साइरस या डॉग स्टार। तो इस एक इन चीज़ों का हम क्वेश्चन में जैसे जैसे आगे आपको मैं बताता चलूँगा कि किस कहाँ पर कौन सी चीज़ों का यूज़ होगा। तो हमें यहाँ तक जो स्टडी किया था, यहाँ किस तरह से हमारा ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से मिलकर किसी गैलेक्सी का निर्माण होता है, गैलेक्सी से किस तरह से तारे का निर्माण होता है, तारे की विभिन्न स्टेजेस को हमने पढ़ा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से कि जब हमारा तारा प्राथमिक अवस्था में यानी कि पहली स्टेज में होता है, तो पहली स्टेज में होने के बाद में वो क्या होता है, उसमें क्या प्रोसेस होना स्टार्ट होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि हिंदी बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जब प्रोसेस होना प्रारंभ हो जाता है किसी तारे में, तो वो तारा उस स्टेज को, प्रारंभिक स्टेज को क्या बोलते हैं? एम्बायरो स्टेज, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं आदि तारा। अब दूसरी स्टेज में जब पहुंचने के बाद में उस तारे का रंग, क्योंकि ये एक ऊर्जा का ये रूल्स ये कहता है कि जो मैक्सिमम ऊर्जा किसी भी तारे या किसी भी वस्तु के पास होती है तो उसका कलर होता है आपका ब्लू। देन उसके बाद में होता है येलो के बाद में व्हाइट के बाद में रेड। तो दूसरी स्टेज में पहुंचने के बाद में उस तारा उसमें पहुंच जाता है जिसे बोलते हैं रेड जायंट स्टार। रेड जायंट स्टार मतलब ये लाल दानव तारा दूसरी स्टेज में पहुंच जाएगा। दूसरी स्टेज में पहुंचने के बाद में जब तीसरी स्टेज आती है, जिससे जो कि हमारी सौरमंडल की स्टेज है, जिसे क्या कहा जाता है आपका? न्यूट्रॉन स्टेज। न्यूट्रॉन स्टेज में मैंने आपको बताया कि हमारे सबसे छोटी इकाई जो आपका परमाणु मिलती है, जहां पर, क्योंकि अभी तक जितने भी आपके पदार्थ मिलते हैं तो उनमें कोई भी वस्तु फ्रीली अवस्था में नहीं रह सकती। इसकी वजह से सबसे छोटी यूनिट जो मानी गई है परमाणु यानी एटम। अब एटम के में प्रोटॉन, एक नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था उसके ऊपर घूम रहे होते हैं। तो यहाँ आने के बाद में सबसे छोटी इकाई का निर्माण होता है। छोटी इकाई का निर्माण होने के बाद से ऊपर जब आपका हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम आपका कार्बन में कन्वर्ट होता है। कार्बन कन्वर्ट होने के बाद में विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। पदार्थों का निर्माण होने की वजह से उस तारे का टेम्परेचर कम होता चला जाता है। अब जब तारे का टेम्परेचर, तारे की जब फोर्थ स्टेज आती है, जब तारे की चौथी स्टेज आती है, वो कौन सी स्टेज होती है आपकी? वो होती है आपकी व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ मतलब सफेद वामन। सफेद वामन क्योंकि उसके किसी भी तारे की ऊर्जा समाप्त होना स्टार्ट हो जाती है, तो ऊर्जा जब समाप्त हो जाएगी तो वो कौन सी स्टेज होगी? वो होगी आपकी
सफेद वामन। नेक्स्ट आपकी लास्ट स्टेज, जो किसी भी तारे की जो लास्ट स्टेज होती है उसे बोलते हैं हम ब्लैक ड्वार्फ, यानी कि काला वामन। यहाँ पर जाने के बाद में कोई भी तारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है और जाके ब्लैक होल में जाके समा जाता है। ब्लैक होल में जाने के बाद में कहा जाता है कि ब्लैक होल में जाने के बाद में कोई भी वस्तु वापस नहीं आ सकती, क्योंकि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल को भी अपने अंदर पूरी तरह से समा लेता है ब्लैक होल। ब्लैक होल में कोई भी ब्रह्मांड की कोई भी चीज वापस आने के बाद में वापस नहीं आती। तो यहाँ हमने ये तारे की कौन कौन सी स्टेजेस थी इसका हम बेसिक देखा हमने। अब ये गैलेक्सी, यहाँ से आपका ब्रह्मांड से बनकर गैलेक्सियों से बनता है आपका सौर मंडल। अब सौर मंडल हमारा हम स्टडी करते हैं आपका सौर मंडल, सोलर सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल। सौर मंडल पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सौर मंडल पढ़ने से पहले कि हमारे कुछ भौगोलिक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने अपने अपने विभिन्न प्रकार के मत दिए, उन्होंने अपने अलग अलग तरीके के तर्क दिए और उन तर्कों के आधार पर किस तरह से ये जो आपका महाविस्फोट सिद्धांत जिस तरह से हुआ था, ये यहाँ पर सिंगुलैरिटी एक पॉइंट हुआ करता था, पर सिंगुलैरिटी किस तरह से महाविस्फोट होता है, ये जो सिद्धांत ये दिया था आपका, इस थ्योरी को कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी को कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी, जो कि चार्ल्स लेमेंटर द्वारा दी गई थ्योरी सिद्धांत था, जिसमें आपका सिंगुलैरिटी क्या करती है कि ब्रह्मांड के सभी कणों को अपने वो आकर्षित कर लेती है। आकर्षित करने के बाद में उसमें महाविस्फोट होता है। महाविस्फोट होने के बाद में वो विभिन्न गैलेक्सियों, लाखों गैलेक्सियों में विस्तृत होता है। लाखों गैलेक्सियों में विस्तृत होने के बाद में गैलेक्सियों में किस तरह से किसी तारे का निर्माण होता है, तारे से किस तरह से किसी सोलर सिस्टम का निर्माण होता है, सोलर सिस्टम से किस विभिन्न प्रकार के ग्रह बन जाते हैं, उन ग्रहों की गति किस तरह से रोटेट करती है। तो इसके आधार पर कुछ भूगोल वैज्ञानिकों ने तथ्य दिए थे, अपने अपने सिद्धांत दिए थे। जो पहला जो सिद्धांत था, एक दिया था आपका जियो सेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी ये दी थी, इसके बारे में कहा था, ये दी थी बाई टॉलमी के द्वारा। भौगोलिक वैज्ञानिक टॉलमी ने के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा था? इन्होंने अपनी इस थ्योरी में कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र पर पृथ्वी स्थित है, यानी अर्थ आपका अर्थ ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है। बाकी जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये सिद्धांत दिया था, ये सारे के सारे जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये जो सिद्धांत दिया था, ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया था? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जियोसेंट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग किसने दी थी? टॉलमी ने। ये चीज पता होना चाहिए, टॉलमी ने दी थी। तो टॉलमी ने क्या कहा था कि पृथ्वी समस्त ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है और बाकी ग्रह जो हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये जो सिद्धांत था, अब इसके बाद में जब ये सिद्धांत आगे
चल रहा था, बहुत सारी धार्मिक परंपराओं के अनुसार ये सिद्धांत आगे चल रहा था। तो इसी सिद्धांत को नकारते हुए एक भूगोल वैज्ञानिक थे हमारे कोपरनिकस, जिन्होंने धार्मिक चीजों से हटकर उस तर्क को वितर्क करने का एक नया सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को क्या कहते हैं हम? उस थ्योरी का नाम है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी, ये बात हमें पता होना चाहिए। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ये दी थी बाय कोपरनिकस। भाई कोपरनिकस ने इस चीज को दिया था। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि पृथ्वी नहीं सूरज, सन ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है, बाकी समस्त ग्रह सूरज के परितः घूम रहे हैं। तो इन्होंने आपकी जियोसेंट्रिक थ्योरी को गलत सिद्ध कर दिया। गलत सिद्ध होने के बाद में जब इस चीज को तर्क को वितर्क कर दिया, तो धार्मिक चीजों को वितर्क करने के साथ साथ में हुआ यह था कि इनको कोपरनिकस को इस सिद्धांत को इस जियोसेंट्रिक थ्योरी को गलत साबित करने के लिए 1540 में दी गई थी ये थ्योरी। तो इस थ्योरी को गलत साबित करने की वजह से कोपरनिकस को फांसी दे दी गई थी। तो फांसी दे दी गई थी। आगे जिस तरह से आगे जाके हमें पता लगा, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया, न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशनल फोर्सेस को अप्लाई फोर्सेस के रिगार्डिंग स्टडी करने के बाद में पता लगा कि ये सिद्धांत ठीक है कि आपका सन के ऑल सेंटर हमारे सोलर सिस्टम में सन के सेंटर केंद्र पर रहते हैं, बाकी ग्रह इसके परितः चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये बाद में केपलर न्यूटन के सिद्धांतों के अनुसार सिद्ध हुआ। तो नेक्स्ट आपका किसने दिया था पॉइंट, हम पढ़ लेते हैं। केपलर ने क्या दिया था? ग्रहों का मोशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी ग्रहों की गति, हिंदी में लिख देता हूं, ग्रहों की गति का सिद्धांत। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था आपका केपलर ने। नेक्स्ट पॉइंट हम इसी तरह से हम और भूगोल वैज्ञानिकों की सिद्धांतों को स्टडी कर लेते हैं। एक हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे हर्शल। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो आपका सूरज है, सन है, वो एक बड़ी आकाश गंगा का एकमात्र अंग है, यानी कि एक बड़ी आकाश गंगा का पार्ट है। यह आपका सन हो गया। सन होने के बाद ये आपका गैलेक्सी से मिलकर बनता है आपका यूनिवर्स। इस बात को सिद्ध किया था भूगोल वैज्ञानिक हर्शल। हर्शल के द्वारा क्या कहा था कि सूरज है हमारे आकाशगंगा का एकमात्र अंग है। तो विभिन्न प्रकार के साइंटिस्टों ने अपने अपने मत दिए। तो एक और हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम है पी एडविन हबल। अब इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था रेड शिफ्ट थ्योरी। अब रेड शिफ्ट थ्योरी क्या, इसका नाम एक और नाम दे दिया जाता, कहा जाता है, इसको कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर इफेक्ट इसी सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है, डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है?
डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी हमारा प्रकाश, कोई भी आपका श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट, हिंदी में लिख देता हूं मैं, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर जब पड़ता है तो वो 7 कलर में विभाजित हो जाता है। जिसे बोलते हैं हम वेवगियर। उम्मीद करता हूँ कि ये 7 कलर्स के बारे में आपको पता होगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इन सभी कलर्स के बारे में क्या प्रूव किया था कि हमें पता है कि जो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य है, सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो आपका किस कलर का होता है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वो होता है आपका रेड कलर का। सबसे कम जो तरंग होता है वो वायलेट कलर का होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ से हम सबसे अधिक और कम, इसे इनसे बोलते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेड का, फिर उसके ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। और सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग, हिंदी में बोलते हैं इसे विकिरण, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग विकिरण, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होगी वो किस कलर की होगी? आपका वो होगी आपकी वायलेट कलर की। अब कहने का मतलब यह है कि जो आपका स्कैटरिंग होती है वो किसी भी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि विकिरण किसी भी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब आपका स्कैटरिंग, जहां स्कैटरिंग ज्यादा होगी वहां वेवलेंथ होगी आपकी कम, जहां स्कैटरिंग कम होगी वहां वेवलेंथ होगी ज्यादा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो इस सिद्धांत को क्या सिद्ध किया था आपके पी हबल ने? क्या सिद्ध किया था? सिद्ध ये किया था कि आपका कोई सोर्स, लाइट का सोर्स लिया, ये मैं बता देता हूं कि आपको कोई लाइट का सोर्स लिया, फिक्स सोर्स, लाइट सोर्स, और आपका कोई फिक्स पॉइंट यानी कि पॉइंट ले लिया जाए हमारा कोई पॉइंट से मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी आपका स्टार यानी कि कोई बिंदु। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। दूसरा आपका किसी भी दूसरा पॉइंट ये लिया था कि आप लाइट का सोर्स है, ये मान लीजिए, तो आपका लाइट यहाँ से व्हाइट लाइट इस पर प्रिज्म पर गिरी। अब प्रिज्म पर गिरने के साथ साथ में ये 7 कलर में डिवाइड हो गई। ये 7 कलर में डिवाइड होने के बाद में तो यहाँ उन्होंने देखा कि जब लाइट का सोर्स हम किसी पॉइंट के पास में लेके जा रहे हैं, यानी कि किसी पॉइंट के पास में हम लाइट का सोर्स लेके जाते हैं, पास में लेने के साथ साथ में जाता है कि जो आपका वायलेट कलर की इंटेंस आपकी जो तीव्रता है वो ज्यादा, वो लास्ट समय तक दिखाई देती रहती है। तो यहाँ पर जो शिफ्ट हुआ, यहाँ पर जो होता है आपका वायलेट शिफ्ट, होता है, यानी वायलेट शिफ्ट हुआ। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया कि जो लाइट का जो सोर्स है, लाइट का सोर्स किसी भी फिक्स्ड पॉइंट यानी कि आपका फिक्स्ड पॉइंट से दूर लेके, पॉइंट से
दूर, यहां से दूर लेके जाने, दूर लेके गए, जैसे इस पर लाइट का सोर्स डाला उन्होंने, तो ये फर्दर 7 पार्ट में क्लासिफाइड हो गया। जब 7 पार्ट में ये क्लासिफाइड हो गया तो अब उन्होंने देखा कि जैसे जैसे लाइट फिक्स पॉइंट से लाइट का सोर्स दूर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है कि रेड कलर की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो आपका लास्ट समय तक, क्योंकि उस कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा हो, रेड कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होने के बाद उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था रेड शिफ्ट थ्योरी। इस सिद्धांत से ये सिद्ध होता है कि मान लीजिए कोई भी आप एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा कि जो इन अंतिम कलर में 7 कलर्स में जो लास्ट तक कलर दिखता है वो कौन सा कलर दिखता है आपका? रेड कलर। क्यों दिखता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें होता है आपका स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है सबसे कम। जिस कलर में सबसे कम प्रकीर्णन होगा उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इस सिद्धांत को सिद्ध करके दिखाया कि हमारे ब्रह्मांड में आज भी विस्तार हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि इस चीज से सिद्ध होता है कि जो प्लैनेट्स आपका गैलेक्सियों का कलर है तो रेड शिफ्ट हो रहा है। रेड शिफ्ट होने के साथ साथ में वो प्लैनेट्स यानी कि एक तारे एक दूसरे से, यानी गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और दूर जाने के साथ साथ में उनका विस्तार हो रहा है। तो इन्होंने ये चीज अपने डॉपलर प्रभाव से पी एडविन हबल ने सीधा सिद्धांत दिए। कई बार एग्जाम में मैंने तो आपको इसका थोड़ा बेसिक आइडिया दिया है, तो इस सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है डॉपलर इफेक्ट किसने दिया था? वो दिया था हमारे भूगोल वैज्ञानिक पी एडविन हबल ने। पी एडविन हबल ने सिद्धांत क्या दिया था कि आपका जो प्रकीर्णन होता है वो किसी प्रकीर्णन जो होता है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। जिसमें आपका स्कैटरिंग ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ होगी आपकी कम, जिसकी स्कैटरिंग कम होगी उसकी वेवलेंथ होगी बहुत ज्यादा। तो इन्होंने इस चीज को सिद्ध करके बताया है कि आपका ब्रह्मांड में, मैं लिख देता हूं, एक्सप्लोजन यानी कि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। तो ये अलग अलग मत हम साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रकार के मत दिए, उन्होंने पॉइंट्स अपने अपने कि किस तरह से कौन सी चीज कहाँ पर, क्या चीज कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इनके पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सौरमंडल के लिए सिद्धांत दिया था वो कौन सा सिद्धांत था? वो था आपका जियोसेंट्रिक थ्योरी। वो किसने दी थी? वो दी थी आपके वैज्ञानिक टालमी ने। टालमी ने क्या कहा था कि अर्थ जो है आपका पृथ्वी जो है वो समस्त ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है, और बाकी सारे ग्रह और तारे सभी इसके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कर रहे हैं। दूसरी आपकी इस चीज को, इस थ्योरी को नकार दिया था, वो कौन था? दूसरी थ्योरी थी आपकी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। दूसरी थ्योरी थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार कोपरनिकस ने ये थ्योरी दी थी। कोपरनिकस ने इस जियोसेंट्रिक थ्योरी को नकार दिया था। नकारने के बाद में इस चीज को सिद्ध किया कि हमारा सन समस्त ब्रह्मांड में स्थित है और बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स इसके सन के अराउंड घूम रहे हैं। तो इस चीज को जो पूर्णतः सिद्ध किया था, बाद में आगे चलकर जिस इनको फांसी दे दी गई थी, इस चीज को सिद्ध किया था कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। कोपरनिकस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये दिया था ग्रहों की गति का सिद्धांत। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था आपका केपलर ने इस ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था। और एक वैज्ञानिक थे आपका हर्शल ने क्या कहा था कि जो आपका सन है वो एक बड़ी आकाशगंगा का एक छोटा सा निकाय है, यानी कि एक छोटा सा पार्ट है। ये बात कही थी आपकी हर्शल ने। और आपका अंतिम जो था, इन्होंने एक सिद्धांत इन्होंने भी दिया था, पी एडविन हबल। कई बार ये पूछा गया एग्जाम में, पी एडविन हबल ने क्या दिया था? रेड शिफ्ट थ्योरी। रेड शिफ्ट थ्योरी क्या होता है? इसको बोले दूसरा वर्ड कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या होता है कि डॉपलर प्रभाव मैंने आपको बताया है कि आपका जो
प्रकीर्णन होता है किसी वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस कलर की कोई भी लाइट का सोर्स 7 कलर में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से कलर होते हैं आपका? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। तो इन कलर में के अकॉर्डिंग आपकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा वेवलेंथ इनकी होती है। प्रकीर्णन पे इस तरह से होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, जिसका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है उसकी वेवलेंथ होती है कम, जिसका सबसे कम प्रकीर्णन होता है उसकी वेवलेंथ होती है ज्यादा। तो पॉइंट ये था, इन्होंने इस चीज को सिद्ध करके बता दिया। मैंने आपको बता दिया किसी लाइट को सोर्स को के पास में लाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दूर ले जाने के बाद में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन्होंने इस चीज को सिद्ध करके बताया कि हमारे ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, यानी कि आज भी गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं और दूर जाने के बाद में अलग विभिन्न प्रकार के तारों का निर्माण हो रहा है। तारों का निर्माण होने के साथ साथ में अलग अलग सौरमंडल का निर्माण हो रहा है। तो ये इन वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत दिए। तो इन सब चीज़ों को हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। ये ज्योग्राफी का बेसिक था। जो बेसिक समझ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसमें कुछ क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया, कुछ क्वेश्चंस को भी कि किस बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन की अप्रोच करने के लिए इस बेसिक समझ का भी होना जरूरी है, क्योंकि कुछ फैक्ट बेसिस क्वेश्चन, डायरेक्टली फैक्ट बेसिस क्वेश्चन को करने से हमें क्वेश्चन कुछ समय के लिए ही याद रहते हैं, बाकी हम उन क्वेश्चन को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फंडामेंटल क्लियर ना होने की वजह से हम क्वेश्चन को उस तरह से टैकल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक अप्रोच करने के लिए आपको फंडामेंटल्स होना बहुत जरूरी है। उसी फंडामेंटल को लेते हुए अलग अलग सिद्धांतिक चीज़ों को लेते मूलभूत संरचना क्रिएट की गई है। तो मैं आगे भी इस तरह से इस चीज़ को आगे लेक्चर को कंटिन्यू करता रहूँगा। फैक्ट बेस्ड चीज़ों को भी मैं इंक्लूड करता रहूँगा, और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को भी मैं इसमें डिस्कस करता रहूँगा। So thank you, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। So thank you फॉर वॉचिंग।